पीएफआई पर बैन को लेकर लालू यादव के पेट में अब मरोड़ होने लगा है। आरएसएस पर निशाना साधते हुए आरएसएस को बैन करने की मांग भी कर दी। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सदियों से ही विवादों में रहा है। कभी पीएम मोदी की रैली में पीएम को मारने की साजिश रची तो कभी आरएसएस के दफ्तर को निशाना बनाया। ऐसी घटनाएं जिसे पीएफआई नापाक मंसूबों की पोल खोलती है। आपको बता दें कि हाल ही में टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मंगलवार 27 सितंबर देर रात को इस आतंकी संगठन पर 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों को भी 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। एनआईए की कार्रवाई के दौरान केरल और तमिलनाडु में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया था। पीएफआई पर एनआईए की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इस संगठन पर बैन लगाए जाने की मांग और जोर पकड़ने लगी थी। उसके बाद केरल और तमिलनाडु सरकार ने भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि अब केरल और तमिलनाडु की सरकार ने यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किए गए पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों की सूची जारी कर दी है। बैन किए गए संगठनों के नाम सूची में हैं। उनमें पीएफआई के सहयोगी संगठन और संबंध मोर्चे रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने के संबंध में अधिसूचना में कहा था कि पीएफआई कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नेता हैं। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से इसके संबंध है। आपको बता दें कि सिमी और जेएमबी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन है। पीएफआई और उसके सहयोगी संस्थाओं की बात करें तो देश में सुरक्षा की भावना फैलाने के लिए एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए खुफिया तरीके से काम कर रहे थे, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकी संगठनों में शामिल हैं। उक्त कारणों और पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगी या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित करना जरूरी था। आतंकवाद रोधी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बैन लगा दिया था और अब ट्विटर इंडिया ने भी पीएफआई के ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया है। गौरतलब है कि एनआईए और ईडी की छापेमारी ने यह साफ कर दिया है कि पीएफआई क्या है और उनकी साजिश क्या है। देश को लेकर बीते दिन 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस छापेमारी ने पीएफआई के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। जांच एजेंसियों ने केरल से पीएफआई चेयरमैन ओएएमए सालम समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका के अलावा कई जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों ने इस दौरान कई अहम सबूत और दस्तावेज भी जब्त किए थे। जब देश भर में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी हो रही थी, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उनके आवास पर एनएसए, एनआईए, डीजी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख की मौजूदगी में बैठक हुई थी। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस और एटीएस ने देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर 22 सितंबर और 27 सितंबर को छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों को छापे के दौरान पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे। इसके बाद ही गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया था। पिछले कई सालों में देश भर में कई मामलों में पीएफआई का नाम सामने आया है। नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा हो या फिर दिल्ली के दंगे, इन सबका कनेक्शन पीएफआई से जुड़ा है। इतना ही नहीं, बिहार में फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने की साजिश में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। आरोप लगाया था कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं के निशाने पर पीएम मोदी की पटना रैली भी थी। इसके बाद बिहार में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेतरू की हत्या में पीएफआई कनेक्शन सामने आया था। इसके साथ ही तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का भी आरोप पीएफआई पर लगा।
इनमें से कई मामलों में तो एनआईए जांच भी कर रही है। पीएफआई के ठिकानों पर 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी की गई थी। इस दौरान 7 राज्यों में छापे मारे गए थे। पीएफआई से जुड़े 247 लोग को हिरासत में लिया गया था। एनआईए से मिले इनपुट के आधार पर महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश में राज्य की पुलिस और जांच एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन 2 राउंड की ताबड़तोड़ रेड के बाद पीएफआई पर यह कार्रवाई की गई थी। इन कार्रवाई के बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए, ईडी समेत सभी 5 एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद एनआईए ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करते हुए बताया था कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई ने युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा सहित आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आरोपियों को पीएफआई के अन्य सदस्यों, हवाला बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से यह राशि मिली थी। इस धन का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों और अपराधों को अंजाम देने के लिए किया गया है। पीएफआई के पदाधिकारियों की साजिश के तहत सालों से विदेश में फंड ट्रांसफर गुप्त या अवैध चैनल के जरिए किया जा रहा था और अब सरकार की इस कार्रवाई के बाद कुछ लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग इनमें अपना एजेंडा ही चला रहे हैं। बात अगर बिहार के बाबू लालू प्रसाद यादव की करें तो उनको सबसे ज्यादा दुख हुआ है। पीएफआई बैन को लेकर उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्ष बीजेपी को धूल चटाएगा। लालू ने कहा कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। लालू ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। देश में हिंदू मुस्लिम करके ये देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी बोला था कि देश रहेगा या टूटेगा। हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिदों पर चढ़कर ध्वजा फहराना बहुत गंदी बात है। लालू ने आगे कहा कि लोग हनुमान जी की पाठ कर रहे हैं मस्जिदों के सामने। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इनको बिल्कुल सांप्रदायिकता फैलाकर देश में दंगा फसाद करके शासन में बना रहना चाहते हैं। अब इनका दिन लग चुका है। एक तरफ पीएफआई की जांच हो रही है और इसी तरह जितने भी संगठन है आरएसएस समेत उन सब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि केवल मुस्लिम संगठनों को ही निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन कर देना चाहिए। जांच के जरिए कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। आजकल एक ही बाजा बज रहे हैं। आप लोग पीएफआई को हवा दिखाकर लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथ को आगे बढ़ाता है। वहीं अगर सपा नेता शफीक उर रहमान की बात करें जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर हैं लेकिन विवादित बयानों में से बिल्कुल भी बाज नहीं आते, उन्होंने भी पीएफआई पर बैन को लेकर बोल ही दिया कि पीएफआई ने क्या बिगाड़ा है, बैन करना है तो आरएसएस को करो। इसके साथ ही ओवैसी जी कहां पीछे रहने वाले थे, मुस्लिमों के रहनुमा हैं और उन्होंने भी कुछ मिनटों के अंतराल पर ट्वीट किए और पीएफआई को बचाते हुए आरएसएस पर ही तंज कस दिया। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता जो देश में नफरत फैलाने का काम करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरएसएस मामले में राजद के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि हमें आरएसएस स्वयंसेवक होने पर गर्व है। क्या लालू यादव कह सकते हैं कि वो पीएफआई के सदस्य हैं? बिहार में उनकी सरकार है, हिम्मत हो तो बिहार में आरएसएस को बैन कर दो। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। 1990 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो इस आरएसएस और बीजेपी का गुणगान कर रहे थे। आज वोट बैंक की जरूरत है तो पीएफआई की तारीफ कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? पीएफआई से आरएसएस की तुलना करना कितना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।